जानी ये चाकू है, कट जाए तो खून निकल आता है। सलमान खान से मुलाकात हुई? 2-3 बार लोगों को लगता है कि हम एक ही शो में काम करते हैं तो मिलते यहीं पे आते तो हम मतलब वो फोन करते हैं, हाँ। हम उनको फोन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शाम 5:45 बजे घर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वहाँ ब्लाइंड कॉर्नर्स नहीं होते हैं। हाँ। मतलब आप कहीं छुप नहीं सकते, मतलब आप हर जगह से दूसरा आदमी आपको हर तरफ से कैमरा आपको देख रहा है। कैमरा भी देख रहा है और जो अंदर है वो भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जॉन एलिया का एक शेर है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। आहा, क्या था वो हादसा? हादसा ये था कि मेरे पैंक्रियास फट गए पीते पीते। मेरे लिवर, मेरी किडनी दोनों शॉक में चले गए और काम नहीं कर रहे थे। लाइफ सपोर्ट पे था मैं। फीडिंग भी मेरी यहाँ नाक में पाइप डाल के हो रही थी। मेरी लिए दवा हार्ट में पंप की जाती थी यहाँ सीवीपी डाल के। और मेरी बहन घर में एक दिया जला के बैठी रहती थी भाई को बचाने के लिए। तो इमोशनल कर दिया तुमने तो। ये जो जिंदगी है, ये जो नायाब सा पन्ना लगता है, मुझे भी बहुत कनेक्ट करता है क्योंकि रेडियो की फील्ड से था मैं पहले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पैसा बन जाता है वॉइस ओवर्स में। मैंने देखा है क्योंकि बहुत मोटी रकम भी कमाते हैं काफ़ी लोग जो है मुंबई में वॉइस ओवर्स के थ्रू। मिलवा देना मुझे भी उन लोगों से जो मोटी रकम कमा रहे हैं। आवाज़ जो है हमेशा से इंसानों की अभिज्ञा या कहीं यागाना या कहीं ईजी टू अंडरस्टैंड वाली पहचान रही है। यहाँ तक कि हमारी देश की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी ने भी कहा है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुलाए नहीं भूल सकते क्योंकि वो हमारे जहन में बस जाती हैं कि यार ये तो वहाँ सुनी थी, वो वही आवाज़ है। और ऐसी ही एक आवाज़ से आज हम मुखातिब हो रहे हैं, जो पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उससे पहले वो आर्मी में जाना चाहते थे और फिर अभी वो एक्टिंग में भी जा चुके हैं और फैमिली मैन जैसी कई सीरीज़ में आपने उनको देख भी लिया है। आने वाले समय में वो क्या कुछ करने वाले हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लोग उन्हें गलतफहमी में बिग बॉस की मेन आवाज़ कहते हैं और हम जैसे चाहने वाले जो उनके एकदम सराहनीय होते हैं ना, बिल्कुल प्यार से उन्हें कहते हैं विजय विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? भैया ये कहा, ना तो टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा है ना तो कुछ दिख रहा है, तुम बोले ही जा रहे थे कमाल है। और वो भी धारा प्रवाह हिंदी, तो ये बहुत ही कमाल की बात है और कमेंडेबल, बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और शुरुआत में ही इस बात को क्लैरिफाई कर देना कि लोग गलत फहमी में बिग बॉस की आवाज़ समझते हैं और वाकई खुशकिस्मत हैं कि आवाज़ से पहचान बन गई है। किसी ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था और बात मेरे साथ रह गई कि समय बताते बताते आपका समय बदल गया। एक बार सर समय हमें भी बता दीजिए फिर, जो अक्सर हम सुनते हैं। हाँ, वो अभी तो शाम 5:45 बजे आर्यमन के शो में विजय विक्रम सिंह ने खुद का स्वागत किया। क्या बात है, मतलब वो जो हमें हमेशा से सुनाई देता है ना, उधर कंटेस्टेंट अपनी करते रहते हैं बिग बॉस में कैमरा के सामने और फिर उधर जो पीछे से हाँ, पहला दिन सुबह 8 बजे। अच्छा, आपका जो लुक भी मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, डिफरेंट और अट्रैक्टिव है, मतलब एकदम से जो देखे तो। एक मिनट, क्या तुमने अट्रैक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया? हाँ सर, क्योंकि वो वाइब आ जाती है ना कि आपको देखते ही आर्मी वाली वाइब आती है, या तो क्योंकि आपकी जो मूंछ है ऐसा लगता है स्केल से मतलब बिल्कुल बारीकी से वैसे काटी हो, तो इसके पीछे कुछ रीजन, खास रीजन? इसके पीछे रीजन जो है, जहाँ मैं सर रख के, जहाँ हाथ रखे हुए हूँ इसके पीछे रीजन है वो मेरी 21 साल की उम्र से मेरे बाल गिरने शुरू हो गए थे और 26-27 साल तक वो ऐसी हेयरलाइन हो गई थी कि उसको रख के भी कोई फायदा नहीं था। तो तक आई थिंक 28-28 साल की उम्र तक हमने गिव अप कर दिया था और बाल हटा दिए। फिर फ्रेंच बियर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही वाहियात लगते थे, ये हमें 3-4 साल बाद समझ में आया। और शादी के बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते करते मूंछ पे आए और मूंछ में ये वाली स्टाइल पे आया। फिर हमने कहा ये अपने साथ रखनी है भाई, तो ये हमने इसलिए तो ये ऐसे इनका फाइनल लुक आया जो इतना बढ़िया लगता है। और फैमिली मैन में भी हमने आपको देखा, स्पेशल ऑप्स में भी आप हैं, अब तो खैर वॉइस एक्टर से एक्टर तक का सफ़र आपने तय कर ही लिया है। लेकिन शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से आपकी पहचान जो है लोगों के सामने आने लगी, जहाँ से आपकी आवाज़, आपकी पहचान बनने लगी, बिग बॉस।
मैं मतलब बहुत टाइम से जानना चाहता था कि उधर चलता क्या है एग्जैक्टली ना अंदर इतना सारा, मतलब आप वॉइस ओवर तो कर देते हैं कि टाइम का और ये सब नरेशन आप प्रॉपर दे देते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है, रियल है वो सब या फिर मतलब थोड़ा सा होता भी है पहले से बताया जाता देखो, एक तो दो चीज़ें हैं। पहली बात याद रखो, ये शो जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट है। है? तो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, मतलब उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फॉर्मेट एज इट इज़ है। फॉर्मेट ये है कि 10, 12, 14, 15 लोगों को एक जगह बंद करना, उनको सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखना, और बेसिक्स जो है उनको नहीं प्रोवाइड करना, और फिर देखना कि उनका बिहेवियर क्या है। इट्स अ स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस पैदा किया जाता है छोटी छोटी चीज़ें छीन कर। जैसे खाना आपने टाइम पूछा, हाँ। नहीं है टाइम। जब बैठे हैं गैस कर रहे हैं, यार सूरज यहाँ पर है, इतना बजा होगा। ये इतना बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। खाने का एक रैशनिंग होती है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो घर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ ब्लाइंड कॉर्नर्स नहीं होते हैं। हाँ, मतलब आप कहीं छुप नहीं सकते, मतलब आप हर जगह से दूसरा आदमी आपको हर तरफ से कैमरा आपको देख रहा है। कैमरा भी देख रहा है, और जो अंदर है वो भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो आपका इरिटेशन लेवल तो बढ़ेगा ना। अगर मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ और वो मेरी आंख के सामने बराबर बना रहे, तो इरिटेशन तो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इरिटेशन बढ़ता रहता है। अब जहाँ तक रही वो स्क्रिप्टेड वाली बात, वो ये होता ही है कि क्योंकि 24 घंटे का कंटेंट आप 45 मिनट में दिखाते हो, तो कई बार ऐसा लग सकता है ये कैसे हो गया, लेकिन उस शो को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेसी पर उसमें जीरो हो जाती है किसी पर नेगेटिव, अगर कुछ होता है नेगेटिव, माइनस। अच्छा, आपका मतलब अभी जैसे आपने टाइम की बात की, तो नेजी जो था वो, मतलब मेरे को इस बार जो चल रहा था पूरा, मुझे ऐसा लगा कि वो टाइम सही बता रहा है, और उसी वक्त 6 बज रहे और 6 बजते भी है जैसे आपका टाइम आया था उस वक्त। तो वो भी मतलब वो इतना एक्यूरेट कैसे टाइम बता पा रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो सूरज की पोजीशन से टाइम का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। तुम गांव देहात में चले जाओ, वो लोग सूरज को देख कर बता देते हैं तकरीबन इतना बजा है। तो शायद वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक इस तरह का अंदाज़ा रहा होगा। बाकी टाइम घड़ियाँ ले ली जाती हैं शुरू में ही। इनफैक्ट एक सीज़न में किसी ने कोशिश करी थी कि चोरी से ले जाएं, पर वो भी 1-2 दिन में पकड़ ली गई थी। कोई महिला थी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो घड़ी नहीं दी जाती, क्योंकि घड़ी का ना होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। उसके 2 कारण, एक तो टाइम क्या हो रहा है वो हमें नहीं, वो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, दोपहर है, शाम है, तो बॉडी की साइकिल भी तो खत्म, वो गड़बड़ा जाती है, तो आप और इरिटेटेड फील करते हो। दूसरा, कई टास्क टाइम बाउंड होते हैं कि आप 2 टीमों में बांटे जा रहे हैं। पहली टीम आधा टाइम पहली टीम करेगी, दूसरा आधा टाइम दूसरी। अब पता कैसे चलेगा भाई कि आधा टाइम कब हुआ, चौथाई टाइम कब हुआ, या अगर मान लो कोई रात में पहरा देने वाली बात है, तो पता कैसे चले कि 4 लोगों में 2-2 घंटे पहरा देना है। जैसे जैसे आपको नींद ज़्यादा आती जाएगी, आपको आपके समय का एहसास बढ़ता जाएगा। आपको 1 मिनट 5 मिनट के बराबर लगेगा। आप 15 मिनट बाद कहोगे मैं तो 1 घंटा बैठ लिया। ये सारी चीज़ें लड़ाई के कारण बनती हैं। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? मेरा पिछले 15 साल से मैं शो से जुड़ा हूँ, मेरा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं रहा है। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट तब के हैं जब मैं शो से नहीं जुड़ा था। अच्छा। और वो थे राजू श्रीवास्तव। और वो थे, उससे पहले थे हमारे राजा चौधरी। बड़े कमाल के पर शख्सियतें थी ये सब, और देखने में बहुत मज़ा आता था इन लोगों। 4 नाम जो आप देखना चाहें बिग बॉस के घर में? हाँ, मैंने एक बार किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था ये। एक तो विकास देविकृति जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की समझ बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाला इंसान जब घर के अंदर जाएगा, तो वो उस ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे पता है कि वो इतने सुलझे हुए इंसान है कि कभी इस तरह वो होने नहीं देंगे लड़ाइयाँ कभी। हाँ, तो फिर तो बंद करना पड़ेगा। और 2-3 नाम अगर आप देखना चाहे साथ में, जिनकी मतलब अगर ये सारे एक साथ एक घर में हो तो कैसे? राहुल द्रविड़ मैं देखना चाहूँगा कि भाई वो जो उनके अंदर गुंडा है, कौन सा नगर था वो एक ऐड में उन्होंने कहा था ना कि इसका गुंडा मैं हूँ। हाँ। तो मैं देखना चाहूँगा उनको। स्पोर्ट्समैन को देखना चाहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जैसे खली जी आए थे। हाँ। वो काफी शांत इतने शांत मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी शो में दिखी, और जो रियल में हम देखते थे WWE में कि कभी आ रहे हैं ऐसे, और उसमें शो में जाकर एकदम शांत ठंडा कैसे रह लिए वो इतने महीने ठंडा। आई थिंक इसके लिए उनकी शख्सियत की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कि जिस आदमी के पास इतनी ताकत हो और जिसको अंदाज़ा हो कि उसको इतनी ताकत है,
उसको वो जिम्मेदारी के साथ पेश आए, ये बहुत ज़रूरी है, और वो पूरी जिम्मेदारी से पेश आए, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान था गुस्सा होना, और उनके लिए बहुत आसान था कुछ भी, और जिसको भी एक रख देते वो फिर दोबारा किस्सा खत्म। हाँ, किस्सा खत्म। तो उनका बहुत कमाल का बिहेवियर था। अच्छा, अब जैसे आपने राहुल द्रविड़ की बात की, तो कहीं ना कहीं लगा मुझे कि स्पोर्ट्स पर्सन को आप देखना चाहते, स्पोर्ट्स से नाता रहा आपका? हाँ, अरे क्या बात। ये पहलू कभी नहीं छुआ है हमने। मेरे तमाम फेलियर्स में एक फेलियर ये भी है कि मैं फौज में जब जाना चाहता था तो क्रिकेट को भी मैं उतनी प्रायोरिटी, इतनी तवज्जो देता था। और जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि स्पोर्ट्स में घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। ये तो स्पोर्ट्स एक नशे की तरह है, एक नशे की तरह है। थैंकफुली 5.5 साल खेलने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं रणजी के आगे भी जा पाऊँ, रणजी तक भी जा पाऊँ, बहुत बड़ी बात होगी। ये आपको पता लग गया था? पता लग गया, और मैंने उसी समय अपनी किट डोनेट कर दी। डोनेट ही कर दी? रहेगा तो वो दिमाग में खींचता रहेगा। और ये बात वो लोग समझ पाएंगे जो जुड़े हुए हैं खेल से। तो एक मेरा अधूरा इश्क जो है वो भी रहा है। मैं कैफ के साथ खेला हूँ। जब मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था तो मैं आदर्श क्रिकेट से क्लब क्रिकेट, मेरे क्लब का नाम आदर्श था, और ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है वो एक क्लब के रूप में भी खेला करते थे। ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स हॉस्टल एक ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, ग्रीन पार्क में ही एक स्पोर्ट्स हॉस्टल था। तो वहाँ की टीम ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स हॉस्टल के नाम से खेलती थी। कानपुर में एक बड़ी अच्छी लीग होती थी क्लब क्रिकेट की, तो उनके अगेंस्ट कई बार खेला हूँ मैं, और एक बार उनका कैच भी पकड़ा। मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। अच्छा। तो एक बार उनका कैच भी, मैं मिला था उनसे कैफ साहब से, तुमको बताया था उन्होंने, बोले बताइए छोटी सी दुनिया। मैंने कहा छोटी सी क्या बात है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर का कैच आपने पकड़ा था, ये आज हम यहाँ पर बता रहे हैं सभी को। अच्छा, ये तो बात हुई क्रिकेट की, लेकिन जो आपने बात कही कि आर्मी, जी ठीक है, वो एक बड़ा आपकी जिंदगी का पहलू है। और आपने जैसे क्रिकेट को नशा बताया, कई तमाम नशे आपकी जिंदगी में आगे जुड़े। मुझे जहाँ पता लगा जब हमारी रिसर्च जुड़ी, तो आपकी जिंदगी में नशे की भी दस्तक हुई। पर पीछा कैसे छूटा? क्योंकि ये जरूरी, मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं होता कि वो हुआ, उससे बाहर निकला कैसे इंसान, ये दुनिया के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले नशे में कैसे पड़े वो कहानी बताते हैं। तो वही फौज में नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। तो आज मैं हर इंटरव्यू में बात कहता हूँ कि शायद मेरा फौज में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेंटली मैं स्ट्रांग नहीं था। मेंटली स्ट्रांग होता तो एक छोटी सी ठोकर पे मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, और उस डिप्रेशन का इलाज मैं शराब में नहीं ढूंढता। मैंने उस डिप्रेशन का इलाज अनफॉर्चुनेटली शराब में ढूंढा। और जब आप मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हो और आप नशे में चले जाते हैं तो फिर वो एक गर्त है, वो एक गहरा कुआं है जिसमें आप सिर्फ धंसते ही चले जाएंगे, बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। और प्रॉब्लम ये हुई कि उस एक फेलियर जो 1999 में पहला फेलियर, पहली बार एसएसबी में मैं रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद से 2004 के बीच में मैंने 7 बार और एसएसबी दी। 7 बार? 7, तो टोटल 8 बार एसएसबी दी। तो हर बार जब मैं रिजेक्ट होता था मैं हर बार और बिटर हो जाता था। तो गीता में भी कहा गया है, और ये फैक्ट भी है, कि फेलियर कैन मेक यू बिटर और बेटर। ये अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड मेकिंग मी बिटर। बिटर जब होते हो तो आप क्या करते हो? दुनिया खराब है, दुनिया मेरे खिलाफ है, भगवान मेरे खिलाफ है, सब गलत हैं। आप रिबेल विदाउट अ कॉज हो जाते हो, तो आप फिर लड़ाई लड़ रहे हो, सबसे लड़ रहे हो, समय से, अपने आप से भी लड़ रहे हो, और आप सच्चाई से दूर भागते जा रहे हो। और शराब मुझे सच्चाई से और दूर ले जा रही थी। तो इस तरह से पड़े, और वो इतना गहरा, इतना अंधा कुआं हो गया था कि उसमें ना तो मुझे कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, ना मेरे ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा था वो मैं देख पा रहा था कुछ भी। मैं सिर्फ पी रहा था। कितनी दिन की अगर बात करें, कितनी? यार क्वांटिटी इस हिसाब से मैं पीता था कि जब तक, कहते हैं ना, नॉकआउट ना हो जाए, अच्छा, तब तक हम पीते थे। ब्लैकआउट जब तक हम ना, टिल द टाइम इट नॉक्स मी डाउन आई यूज्ड टू ड्रिंक। और वो लिमिट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब आप पीने लगते हो तो बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है ना, और आप जवान हो,
तो आप अकेले ही बैठ कर? मैंने अकेले ही पीना शुरू कर दिया था। ये एक और चीज हाथ जोड़ के निवेदन है, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या थोड़ा बहुत नशा कर रहे हैं, कोई भी नशा एक तो कम उम्र में ना करें। वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, अगर कभी सोशल ड्रिंकिंग का, मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, शराब की कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी। अगर आप कोई भी चीज़ उम्र से पहले करेंगे तो आपको अपनी लिमिट्स का पता नहीं होगा, आप जिम्मेदारी से उस चीज़ को नहीं लेंगे। अब जब हम पीते थे तो क्या होता था, एक तो रिबेल दुनिया की, हाँ, दूसरा अबे तुम कितनी क्वार्टर पीते हो, अबे हम अद्धी पी लेते हैं, अबे हम खंबा पी लेते हैं, देखो खड़े रहते हैं। इसमें आप प्राइड फील करते हो, नकली प्राइड। तो शराब कम उम्र में ना पिए, जिम्मेदारी जब आ जाए तब अगर पीना हो, भाई मैं ये नहीं कहूँगा मत पिए, इतना प्रवचन नहीं दूंगा मैं, ना पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीना भी हो तो जिम्मेदारी के साथ में। तो वो जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है, पीते गए पीते गए पीते गए, उस हद तक पीते गए कि वो समय आ गया जब रात में पीते वक्त होश नहीं होता था, पर इतना होश होता था कि इतनी सी छोड़ दें, क्योंकि सुबह उठते ही पानी नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे। मैं वॉशरूम जाता था सुबह फ्रेश होने, तो उस वॉशरूम में घंटे भर तक कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि वो शराब महकती थी। कितनी गंदी शराब महकती थी, आप सोच अंदाजा नहीं। मेरे पसीने से शराब की महक आती थी। तो आजकल लोग 4 दिन लगातार पी लेते हो, कहते हैं मैं अल्कोहलिक हो गया। मैं कहता हूँ भाई ऐसी बातें मत करो, अल्कोहलिज्म क्या होता है आप नहीं जानते, और भगवान न करे कभी जाने। फिर आप मजबूर हो जाते हो। फिर एक समय ऐसा भी आ गया जब मैं छोड़ना चाहता था पर नहीं छोड़ सकता था। मैंने कहा है कुछ लोगों से कि यार ये बर्बाद कर रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। इतनी समझ नहीं थी कि काउंसलिंग के लिए चले जाएं, इतनी समझ नहीं थी कि एक रिहैब में जाके भर्ती हो जाएं, शायद मैं सुसाइडल भी हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो अब आप दूसरा सवाल की छूटी कैसे। तो उनका जॉन एलिया का एक शेर है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। क्या था वो हादसा? हादसा ये था कि मेरे पैंक्रियास फट गए पीते पीते। पैंक्रियास फट गए, उसको कहते हैं पैंक्रिटाइटिस। हाँ। तो पैंक्रिटाइटिस होता है जनरली जब 20-22 साल तक लोग बहुत गजब की ड्रिंकिंग करते हैं, तब। मैंने 6 साल में इतनी पी ली कि 6 साल में फट गए। पैंक्रियास जब फटते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और वो आपके ऑर्गन्स को खाने लगता है। तो वो ऑर्गन्स जो है शॉक में चले जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो आप समझिएगा कि मेरे लिवर, मेरी किडनी दोनों शॉक में चले गए और काम नहीं कर रहे थे। अब जनरली हो पैंक्रियाटाइटिस में सर्वाइवल रेट है 15%, 85% लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गन शॉक में जाते हैं ये कभी रिवाइव नहीं कर पाते। मेरे ऑर्गन शॉक में गए, मैं फिर डायलिसिस पे मेरे 4-5 डायलिसिस हुए। मैं तकरीबन 35 दिन अस्पताल में था, जिसमें से 25 दिन तकरीबन मैं आईसीसीयू में था, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, लाइफ सपोर्ट पे था मैं। फीडिंग भी मेरी यहाँ नाक में पाइप डाल के हो रही थी, मेरी लिए दवा हार्ट में पंप की जाती थी यहाँ सीवीपी डाल के। तो इन सब हादसों से गुजर के फॉर्चुनेटली मैं बच गया। वो डॉक्टर भी बड़े आश्चर्यचकित कि ये कैसे हो गया कि एक दिन किडनी सडनली। घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? घर वाले जूझ रहे थे। किस समय? जिस समय अस्पताल में थे, जूझ रहे थे। लेकिन खूबसूरती ये है कि वो घर जहाँ पर 2000 रुपये भी नहीं थे और जहाँ इलाज में रोज़ 2000 से ज़्यादा खर्चा हो रहे थे, उस घर के बाशिंदों ने कभी मुझसे आके नहीं कहा कि क्या कर लिया तुमने अपना। उस घर के बाशिंदे 24 घंटे एक आदमी, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे मम्मी हो, चाहे पापा हो, उनमें से एक आदमी मेरे बगल में बैठा रहता था। that support they gave you, that और support। मेरी बहन घर में एक दिया जला के बैठी रहती थी, भाई को बचाने के लिए। तो इमोशनल कर दिया तुमने तो ये तो वो हादसा जो हुआ उसने थोड़ी अकल डाली। जूझते जूझते जब थोड़ा सा रिकवरी शुरू हुई, तब ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत कर दिया। और रोज इन लोगों को देखते थे तो और दुख होता था, क्योंकि इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में आप लेटने की व्यवस्था नहीं है कि आप बड़े आराम से लेटिए, आप पेशेंट के साथ बैठना होता है कि कुछ भी हो जाए तो तुरंत यू नीड टू कॉल द डॉक्टर। बताओ यार ये क्या है, मेरा भाई नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है यहाँ पर, माँ बाप
जूझ रहे हैं। मेरे फूफा जी लखनऊ आते थे लखीमपुर खीरी से, 5 घंटे का सफ़र तय करके किसी भी दिन चले आते थे। सुबह सुबह की यार रात में नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं विक्रम कैसा होगा। कानपुर से बुआ जी, ताई जी, ताऊ जी सब आ रहे हैं। तो मैं देख के दंग रह गया यार कि मैं किसके खिलाफ था, मतलब मैं किसके खिलाफ रिबेल कर रहा था। इन लोग साथ ही तो सब तो साथ ही। तो वहां से अकल आनी शुरू हो गई, और जब जागो तब सवेरा। और फिर मतलब जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरफ आप बड़े, वॉइस मतलब जहाँ पर आपने जाना कि आपकी आवाज़ में वो ताकत है कि हाँ भाई सब देख लेंगे, वो वाला जो आया, वो कब पता चला आपको पहली बार? ये हादसा हो गया 2005 में। 2005 में जब इससे निकल गए तो थोड़ी बुद्धि खुल गई, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, तो सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा। इसके 5 महीने बाद ही चीज़ें पॉजिटिव हो गई, बहुत पॉजिटिव हो गई, और दिमाग खुल गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिमाग में ये समझ में आ गया कि ज़्यादातर चीज़ें खराब नहीं होती, हमारी सोच उनको खराब कर देती है। 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी समझ में आई। पहली तो ये कि सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी, और अगर वो मेंट नॉट टू बी है तो उसके पीछे सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है। लगे मत रहो, क्या पता कहीं और। अभी आप शायद आपने मुझे बताया था अभी इंटरव्यू से पहले ही, आप कानपुर भी रहे, बनारस भी रहे। तो विनीत कुमार जी जो हैं, हाँ, एक्टर, मुक्काबाज में, आप तो खैर जानते ही है। तो इतने छोटे से एक्टिंग करियर में 2 प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं हम लोग। वाह क्या बात है। अच्छा, तो उनसे जब मैं मुखातिब हुआ भी 1 हफ्ते पहले ही, उनकी फिल्म आई घुसपैठिया, तो उन्होंने कहानी बताई कि देखिए हम एक लोहार जो होता है 99 बार हथौड़ा मार रहा है, ठीक है, वो 99, वो एक हथौड़े से नहीं टूटा, वो 99 बार, और क्या पता वो एक हथौड़ा छोड़ के पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसी जो कहानियां हैं, जो आपकी भी जब मैं कहानी सुन रहा हूँ तो वही दिख रहा है कि आपने भी कहीं वो हथौड़ा जो है वो आपने अलग अलग जगह पर ट्राई किया कि हाँ। वो तब शुरू हुआ जब वो सोच बदल गई, जब उस नेगेटिविटी से बाहर आए, तब जिसे आप कह रहे हो, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, वो शुरू तब हुआ जब दिमाग को इसे जो पर्दा पड़ा हुआ था वो छट गया। शराब बाहर निकली जब। शराब तो माध्यम थी उस नेगेटिविटी से भागने का। पता नहीं शराब ना पी रहे होते तो कुछ और कर रहे होते। जब तक वो सोच नहीं बदली तब तक चीजें गलत थी। सोच जब बदल गई तो जैसे ये अपॉर्चुनिटी आई सरकारी नौकरी की, मार्च 2005 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, सितंबर 2005 में मैनेजमेंट ट्रेनी थे एमएसटीसी में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में। मेरा एमबीए था इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा। और ये कंपनी जो है इंपोर्ट फाइनेंसिंग करती थी, मतलब स्टील का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती थी। कहाँ काम किए हैं सर, कहाँ की वेरिएशन लेकर के आप अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट से एक्टर बन रहे, मैं इतना सारा देख रहा हूँ। अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे आता हूँ मैं, है ना। ये जो जिंदगी है, ये जो नायाब सा पन्ना लगता है, मुझे भी बहुत कनेक्ट करता है क्योंकि रेडियो की फील्ड से था मैं पहले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पैसा बन जाता है वॉइस ओवर्स में। मैंने देखा है क्योंकि बहुत मोटी रकम भी कमाते हैं काफी लोग जो है मुंबई में वॉइस ओवर्स के थ्रू। मिलवा देना मुझे भी उन लोगों से जो मोटी रकम कमा रहे हैं। अभी मोटी रकम जो है वो भी रिलेटिव टर्म है। पहले जो मोटी रकम लगती थी वो अब छोटी रकम लगती है। तो खैर रकम सेकेंडरी है। अगर इस काम में मजा आता है तो फिर इस काम से खूबसूरत कोई चीज नहीं है ना। लेकिन कई लोग गलत फहमी में इस काम में आ जाते हैं कि पैसा कमा लेंगे या आसान इसलिए आ गए। तभी मैंने पूछा क्योंकि सब आते हैं कि अरे वॉइस ओवर वो फलाना वॉइस ओवर करता है, इतने सेकंड के इतने रुपए मिलते होंगे। अरे कहाँ मिलते हैं, मुझे भी बताओ। ये कहानी, इसकी कहानी मैं छोटी सी बताता हूँ। बिल्कुल। एक पानी का जहाज जो है खराब हो जाता है और कोई नहीं ठीक कर पाता है। बड़ा मतलब आज इंजीनियर आके देख जाता है, नहीं ठीक होता है। एक 70 साल के बूढ़े को बुलाया जाता है, वो आता है, इंजन रूम में जाता है, आधे घंटे इंस्पेक्शन करता है, एक हथौड़ा लेता है, ठक ठक इंजन स्टार्ट, बिल देता है समझो 10 लाख रुपए का। तो मालिक कहता है पागल हो गए हो क्या, ये 50,000 का काम होगा, 1 लाख रुपए का काम होगा। बोले हाँ, काम ये 1 लाख का ही है या 1 रुपए का ही है, बाकी 9,99,999 रुपए अनुभव के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है। तो वो जो कमा रहा है ना, जैसे
इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, निनाद कामत साहब हैं, चेतन शशितल साहब हैं, समीप नंदा हैं, ये लोग हैं, ये एक रिकॉर्डिंग के बहुत सारे पैसे चार्ज हैं, लेकिन उसके पीछे के कितने साल हैं उनके अनुभव, वो भी तो देखिए आप, कितना घिसा है उन्होंने। आप ये सोचो कि साहब बच्चन साहब तो इतनी बड़ी वैनिटी वैन और एक दिन का इतना पैसा चार्ज करते हैं, तो बच्चन साहब हैं, वो जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है ना? बिल्कुल सही बात। तो वो उन्होंने वो कमाया है ना? तो पैसा शुड नॉट बी द मोटिवेशन। थैंकफुली मेरे अंदर भी पैसा मोटिवेशन नहीं था इस फील्ड में आने के लिए। ये बात की मैंने 29 साल की उम्र में रिकग्नाइज किया कि मेरी एक वॉइस है जो लोग कह रहे हैं कि इससे आप कुछ कर सकते हो। उस पर 2-3 साल काम करना और फिर पूरी तरह से नौकरी छोड़, एक मिडिल क्लास आदमी के लोअर मिडिल क्लास परिवार में पले बड़े आदमी के लिए सरकारी नौकरी फिर प्राइवेट नौकरी छोड़ के पूरी तरह से वॉइस ओवर करना एक बहुत बड़ी बात। और उसके पीछे का मोटिवेशन पैसा नहीं था, उसके पीछे का मोटिवेशन था कि कुछ ऐसा करें जो अब तो इस उम्र में तो वो कर लें जो मन है, ना क्रिकेटर बन पाए ना फौजी बन पाए, तो ये तो बन जाए। मैं तो मम्मी को कहा, मम्मी देखो मैंने कहा था सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती। सरकारी नौकरी कुछ नहीं होती। नहीं, बट बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मोटिवेशनल जो कहानियां हैं जो आपसे भी जानने को मिलता है, और काफ़ी सारे बडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं हमारे यहाँ पे देश में जो जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में एंटर कैसे करना होता है, क्या कुछ करें आवाज़ को बेहतर। अब सब आवाज़ को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, ये भी एक पहलू होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ज़रूरी है आवाज़ को बेहतर बनाना? कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आपने शुरू में कहा था मेरी आवाज़ ही पहचान है। अंग्रेजी में कहते हैं योर वॉइस इज योर आइडेंटिटी इन साउंड। हम अपनी आइडेंटिटी के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकोस्ट की टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, ये बढ़िया पैंट, ये जूते पहने हुए हैं, ये पहचान ना कमरे में घुस के सिर्फ एक बार देख के बनेगी। तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत गलत चीज़ है। लास्टिंग इंप्रेशन तब क्रिएट होता है जब आप अच्छे से बात करते हो। आपने कई बार सुना होगा ना, बहुत हैंडसम लग रहा था या बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुंह ना खोलता तो बहुत अच्छा होता। सुना है? सुना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुंह खोलते ही सब लोग बोल रहे भैया जाओ यहाँ से तुम। तो लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट होता है जब आप बेहतरीन बातचीत करते हो। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल पे जब आप काम करते हैं तो आवाज़ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्योंकि आपके विचार आपके शब्दों में झलकते हैं और आपके शब्द आपकी आवाज़ के जरिए बाहर आते हैं। तो विचारों और शब्दों में समन्वय और आवाज़ में पकड़ बहुत ज़रूरी है कि अच्छे तरह से उतार चढ़ाव हो। कहानी कहने का अंदाज होना चाहिए ना, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिग बॉस का कॉल कहाँ से आया? बिग बॉस का कॉल एंडेमॉल से आया। अच्छा। और वो ऐसे आया कि ऐसे ही सेल्स के आदमी थे हम, तो दरवाजे खटखटाते रहते थे, ऐसे दरवाजे खटखटाते पहुंच गए एंडेमॉल कि साहब कुछ काम हो तो बताइएगा। तो अपना कार्ड और सीडी छोड़ के चले आए। तो वहाँ से मेल आया कि हम वी आर लुकिंग फॉर द सेकंड वॉइस ऑन द शो, प्लीज सबमिट योर सीडी, विल कॉल यू फॉर ऑडिशन इफ शॉर्ट लिस्टेड। ओके। सीडी जमा करने के 2 महीने बाद तक कोई कॉल नहीं आया। बड़ा दिल टूट गया, हमने कहा लग रहा है निकल गया ये भी। तब तो बहुत ज़रूरत थी, 2010 की बात है ये। 2009 में करियर शुरू किया था वॉइसिंग फुल टाइम, तो स्ट्रगल ही चल रहा था। छोटे छोटे काम करते थे, 2000 1,000 रुपए के लिए काम कर लेते थे, कभी कभी 700 रुपए के लिए भी काम कर लेते थे। पर कभी ये नहीं सोचा कि यार बताओ 700 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सही बात है कॉर्पोरेट करियर से आए हो, एक पैकेज है था आपका, सडनली आप तो मैंने कभी नहीं ये सब सोचा। काम है, मिल रहा है, जो मिल रहा है करो, निखारो अपने हुनर को। तो वहाँ से मैसेज आया, मैंने सीडी जमा की, लेकिन 2 महीने बाद सडनली फोन आया कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड, कम फॉर एन ऑडिशन। अच्छा, ऐसे हुई आप? तो फिर हम ऑडिशन के लिए चले गए। ऑडिशन के अगले ही दिन फोन आ गया, आओ पैसे की बात कर लें। पैसे की बात करने गए तो उसी समय साइन इन करवा लिया, बोलेगी आ जाओ पूरा। फिर तो एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री, होपफुली हिस्ट्री बनी रहे। 15 साल हो गए, 2010 से जुड़े थे, 2014। अच्छा, आपकी जो आवाज़ है उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा गेम सजाया है ना।
आवाज एक टास्क अनेक, ये हमने नाम अरे रखा बाप है रे, इसका। अच्छा। तो पहला मैं आपको इसमें एक डायलॉग दूंगा बॉलीवुड का, आपको बिग बॉस की ही आवाज में देना है, लेकिन उसकी टोन जो है, उसका जो तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इस टोन में रखना है। बताओ। तो पहला जो डायलॉग है वो ये है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, नाम है बिग बॉस। बिग बॉस। हैप्पी में बोलना है इसको, खुश होके अगर बिग बॉस बात कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो बिग बॉस मतलब मैं अगर वो नरेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। दोपहर 12 बजे बिग बॉस ने आर्यमन को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनसे कहा कि रिश्ते में वो उनके कुछ नहीं लगते और नाम उनका है बिग बॉस, और ये बात वो न भूलें तो बेहतर है। क्या बात है। अच्छा दूसरा, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, एंग्री, इसको गुस्से में कहना है। ओके। आप जा सकते हैं, नमस्ते। अच्छा हमने उल्टा कर दिया। हाँ, हमें इतना इतना लल्लो चप्पो नहीं होगा कि अरे मत जाओ जाओ चलो। अच्छा एक और है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। इस डायलॉग ने और गालिब साहब के एक शेर ने हाँ बहुत बोतलों को जस्टिफाई कराया है हमारी जिंदगी में। तो ये तो सुन सुन के बहुत पीते दारा था, और शाहरुख खान ने भी कहा है कि कौन कम वक्त बर्दाश्त कर। और दूसरा एक गालिब का शेर है कि बाजी चैत वाले दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और ये गजल में एक और एक शेर है कि गोहात को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। मतलब ये कि इतनी पीली है कि हाथ में जुम्बिश नहीं है, बिल्कुल सेंसेशन नहीं है, लेकिन आंखों में तो दम है ना, रख दो उसको, हम देख देख के पी लेंगे। तो ये आपका डायलॉग है कि इसको तो हम थोड़ा सा पी लेते हैं उसमें। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, अच्छा हम तो इसलिए पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। ओहो क्या बात है। देखिए बिग बॉस ने भी आज तो तय कर दिया है। क्या बात है। अच्छा अब ये गेम से थोड़ा बाहर आते हैं, अब बात करते हैं उस सफर की जहां से बिग बॉस की आवाज तो चलो सबके सामने आ गई थी, लेकिन शक्ल जब सबके सामने आई, बॉलीवुड में एंट्री, वेब सीरीज में एंट्री, फैमिली मैन में एंट्री, क्या था ये पूरा सफर, कैसे इसमें पिक्चर जो आपका चेहरा कैसे सामने आने लगा लोगों के? एक्सीडेंटली मैं मुकेश छाबड़ा जी से मिला था किसी काम के सिलसिले में। आवाज से ही जुड़ा हुआ काम था। संजना सांगी को ट्रेन करना था क्योंकि उनके वॉइस ओवर पे फिल्म चलनी थी। उन्होंने कहा तुम तो वॉइस ओवर करते हो, उसको देखो जरा कैसे करना है। तो ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा अरे आप थिएटर भी करते हो? मैंने कहा करता हूँ। आए नहीं ऑडिशन के लिए? मैंने कहा तो थिएटर तो आवाज़ के लिए करते हैं कि आवाज़ खुली रहे, ऑडिशन करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। तुरंत भेज दिया उन्होंने ऑडिशन कराने के लिए। ऑडिशन था फैमिली मैन का। ओहो ऐसे हुई एंट्री। तो वो रोल मिल गया, हमने कर लिया और स्क्रीन पे जब देखा तो मैंने सर पकड़ लिया। मैंने ये भगवान क्या कर रहा हूँ मैं। तब समझ में आया कि अभिनय जो है स्क्रीन पर करना एक कला है। हर आर्ट का एक क्राफ्ट होता है और उस क्राफ्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने क्राफ्ट की ट्रेनिंग शुरू करी और जब शुरू कर दी तो समझ में आया ये अंतहीन है, अनंत, ये अनंत है। इसको आप जब जितना करते रहो उतना कम पड़ेगा। तो तब से मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मनोज बाजपेयी के साथ आपने काम किया, मनोज बाजपेयी जी, सुष्मिता सेन, सलमान खान से मुलाकात हुई? 2-3 बार लोगों को लगता है कि हम एक ही शो में काम करते हैं तो मिलते यहीं पे आते तो हम मतलब वो फोन करते हैं, हाँ। हम उनको फोन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने मुश्किल से 3-4 बार ऐसे ऑन एंड ऑफ मिले होंगे। जिसमें एक बार मिले थे जब हमने इंसिस्ट किया था मैं मिलवा दो प्लीज। पहली बार जब मैं बिग बॉस कर रहा था तो मैंने कहा था मेरा बर्थडे आज, मिलवा दो प्लीज। तो मिले, उन्होंने हाथ मिला, हैप्पी बर्थडे बोला, थैंक यू, हो गया। एक बार उनके बर्थडे पे मिले थे, केक कट रहा था तो हम भी आगे खड़े हुए थे, हमने भी केक खा लिया, फोटो खिंचा ली। एक बार बड़ी कमाल की चीज़ हुई कि सीजन 8 था शायद, वो शो सीजन खत्म होने पे पहले पार्टीज होती थी और सलमान साहब भी आते थे पार्टीज में। पार्टीज और आपका तो अलग रहता होगा कि बोले अरे नहीं मत देख मुझे ऐसे शराब। नहीं शराब आप मेरे घर आइए, मेरे यहाँ बार है, मैं आपको शराब पिलाऊंगा। मुझे बहुत शौक है लोगों को शराब पिलाने का। और वो मेरा भी एक वो रहता है एक जिद कि इसको
इसकी कोई गलती थोड़ी थी, हाँ, गलती तो हमारी थी, हमने हद पार की। हाँ, तो वो मोहब्बत हमेशा रहेगी। और मैं 5-7-10 अच्छी ब्रांड की शराब रहती है, लोगों को पिलाता हूँ। खैर, तो हम लोग पार्टी में थे, बड़ा सा हॉल था ऐसे ही, समझो हम यहाँ इस कोने में खड़े थे, मैं 2-3 लोग खड़े थे, और सडनली सलमान साहब की एंट्री होती है वहाँ से, ठीक है। वो उस कोने पे खड़े हैं, उनका जैसे रहता वो जलवा है, उनका हाँ, अलग जलवा और जलाल, हाँ। सब उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और शेरा और 2-3 लोग थे वो हटा रहे हैं। सडनली वहाँ से उन्होंने हाथ दिया ऐसे। अब हम 3 लोग जो खड़े हैं, अरे पागल हो गए हम लोग को, थोड़ी किसी को बुला रहे हैं। ठीक। फिर देखा वॉक करते हुए आ रहे हैं। हाँ। फिर भी सवाल ही नहीं हमारे पास क्यों आएंगे, हम कौन है। तो हमारे साथ कोई और भी थे जिनको वो जानते थे, वो आ गए वहां तक। आप बगल में आ गए तो हमने कहा अच्छा ये तो हम ही लोगों से मिलने हमारी तरफ आ रहे थे। अब वो जिससे मिलने आए थे हम 3 लोगों में से, उनको किसी ने पकड़ लिया, वो हमसे बात करने लगे। हमने इतना शुक्रिया अदा किया उस आदमी का जो पकड़ के ले गया था। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई मेरे फादर बहुत बड़े फैन है आपको, तो मेरा रिगार्ड्स देना उनको। कुछ बातचीत हुई, तो इतनी ही मुलाकात है हमारी सलमान साहब से। देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ कि उठना बैठना हो रहा है, नहीं भाई। वो देखिए उनका एक काम है वो करते हैं, हमारा एक काम है हम करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस दैट वो काम हम एक ही सेट पे करते हैं। ये तो है। सेट मतलब एक बड़े से प्रेमाइस में, बस इतना ही। तो अगर जैसे अभी आपने देखा हो, जब ये वाला जो OTT आया, ये इसमें होस्ट जो थे वो चेंज हो गए थे। आप अनिल कपूर सर जो थे, सोशल मीडिया पर काफी चला कि सलमान भाई को बहुत मिस किया जा रहा है। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि जो बात सलमान खान में है होस्ट करते वक्त बिग बॉस, वो अनिल कपूर जी में क्या? नहीं ऐसे ये आदत की बात है और कुछ नहीं है। लोगों को आदत पड़ जाती है तो दूसरी चीज को यूज टू होने में समय लगता है। सबका अपनी यूनिकनेस है, हर इंसान एक यूनिक चीज लेकर आता है सेट। ये तो बिल्कुल है। तो मुझे लगता है अनिल साहब भी अपनी एक यूनिकनेस, बहुत खूबसूरत सी यूनिकनेस लेकर आए थे। और वो जो फैंस हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं वो अच्छा था, जो इनके फैंस हैं वो कहेंगे ये बहुत अच्छा काम किया। तो हर इंसान एक यूनिकनेस लेकर आता है। फॉर्मेट शो का इतना खूबसूरत है कि लोग देखते हैं। सबसे डिफरेंट एक्टर कौन सा लगा जिसके साथ आपने काम किया? मतलब ये होता है ना कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही। सब अलग है। मैं बताऊं, मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि अभी एक फिल्म करी विकी कौशल के साथ, उसमें आशुतोष राणा जी भी थे। उनका भी ऑब्वियसली जब आप सेट पे होते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस भी समझने का मौका मिलता है कि आप वो इंसान किस तरह से अपने काम को कर रहा है। तो सबका प्रोसेस और सब लोग जिस तरह से सेट पे होते हैं सब अलग अलग है। मनोज जी जो हैं वो स्विच ऑफ स्विच ऑन मोड में रहते हैं। ये तो मैंने देखा। विकी का डेडिकेशन क्राफ्ट को लेकर इतना ज़बरदस्त है। और विकी इतने अच्छे इंसान है। वो भी मैंने सेट पे कई इंसिडेंट्स देखे, ऑब्जर्व किए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार कि किसी को सेट पे खांसी आ गई शॉट के बीच में, शॉट खराब हो गया, कोई जूनियर आर्टिस्ट है, विकी को दिख रहा है वो कौन है, हमने नोटिस ही नहीं किया, हमने सिर्फ नोटिस किया खांसी की आवाज़। विकी कौशल किसी को बुला के कहते हैं कि ये पानी की बोतल ले जाके उसको दे, वो बेचारा खांस रहा था। ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट होता है बहुत। 5 एक्टर्स हैं, 5 के क्लोजअप लगे हैं, तो ऑब्वियसली विकी का क्लोजअप सबसे पहले लगेगा, फिर वो जनरली एक्टर्स चले जाते हैं। वो आदमी ऐसे हैं, वो शख्स ऐसा है कि भाई उनका क्लोजअप खत्म हो गया, अब दूसरे का क्लोज लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लुक्स के लिए क्यू देने पड़ते हैं। तो ही इज देयर टिल फॉर द नेक्स्ट 4 hours जस्ट गिविंग क्यूज टू अदर एक्टर्स कि नहीं सबका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। कौन करता है इसे, मतलब ना चाहे तो ना करें, है ना। तो वो डेडिकेशन है। तो ये सब चीजें सीखने वाली होती हैं। मतलब ये लिटरली 4 hours अगर किसी का सिर्फ इसलिए कि भाई क्यूज, ताकि सबका सीन खूबसूरत दिखे। ये तो बहुत खूब बात है। अच्छा अब आते हैं कि आपकी लेखकी पे। ठीक है, हम देखते हैं, मैंने आपकी काफी फॉलो भी करता हूँ, आप काफी बुक्स भी पढ़ते हैं। क्या सबसे ज्यादा पसंद आया पढ़ते वक्त? कौन सी किताब जो पढ़ते? देखो, एक तो होती हैं कुछ किताबें जो रह जाती हैं। तो मेरी पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी जीवन में, वो पढ़ना डिडंट कम नेचुरली टू मी। 19-20 साल की उम्र में शुरू किया। और पहली किताब जो पढ़ी वो थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी जी की लिखी हुई किताब थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर पर।
और वो किताब जो है बेसिकली अरुण शौरी जी का ऐसा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जो प्रसिद्धि मिली है वो शायद थोड़ी ज़्यादा है। तो वो किताब इसलिए लिखी गई है उनकी गलतियां गिनाने के लिए। और उस जब किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बड़ा विजनरी कोई नहीं था। सोचिए आप, मतलब द पावर ऑफ द पर्सन, द पावर ऑफ द मैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज, कि वो किताब जो लिखी गई थी उनको क्रिटिसाइज करने की के लिए, उसको पढ़ के मेरे मन में उनके लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। बताएं। और वो किताब मेरे साथ रह गई। जिस शख्स ने आज से 70 साल पहले कह दिया कि इस बात को रहने देते हैं, इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड बोल दूंगा मैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लेना, उस तबके के बारे में बात करना जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, वो लड़ाई लड़ना, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर कई सारी चीजें कहना और करना जो अब सही दिखती हैं, ये दर्शाता है कि वो इंसान बहुत आगे देख रहा था। कभी पढ़िएगा वो किताब, जो बात मैंने नहीं कही है वो बात आप समझ जाएंगे। जैसे वॉइस ओवर पे हमने बात की, लाइफ के बारे में बात की, कभी वॉइस ओवर का एक और जो सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो होता है मिमिक्री। कभी छुआ आपने उससे? नहीं, मिमिक्री एक अलग आर्ट फॉर्म, एक अलग टैलेंट है, मेरे अंदर नहीं है। मैं छोटा था तो अशोक कुमार जी की थोड़ा बहुत मिमिक्री करता था कि छन पकैया छन के ऊपर मोर, और ये क्या होगा देखेंगे हम लोग, हाँ भैया, तो ये हम कर लेते थे। और या फिर जानी ये चाकू है, कट जाए तो खून निकल आता है। बात है। बिल्ली बिल्ली शेबे शेबे पियो पियो दिखे में ये क्या भाई, जरा जोर से ताली तो बजा दो। ये क्या शिनचैन को तुम ले आए? नहीं, रियली शिनचैन नहीं था, ये हमारी खुद की एक नगीना कही है मैंने। अंजलि नाम है इनका, शिनचैन की आवाज़ निकालती हैं, नोबिता की आवाज़ निकालती हैं, काफ़ी सारी आवाज़ निकालती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बिग बॉस, शिनचैन और सनी देओल की बातचीत हो जाए। ओहो, अच्छा। तो अगर ये तीनों कैरेक्टर्स एक बारी में मिलते तो क्या बातचीत होती इनके बीच, ये मैं चाहता हूँ कि मैं भी देखूं, आप भी अच्छा, देखें, ये तो भी देखें और सब देखें। पहला तो संदेश हमारी तरफ से ही आता, शाम 6 बजे इंडिया टीवी के बॉस ने अंजलि को आदेश दिया कि वो नोबिता की आवाज में बात करें। नहीं बिग बॉस नहीं, आपको पता है जियानो सुनिए मुझे हमेशा मारते हैं, और शीजुका भी डेकी के साथ लाइब्रेरी चली गई। बिग बॉस अब बताइए मुझे, अब मैं क्या करूं? ओए मैं ना उस सारे के सारों को देख लूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं जियान को तोड़ दूंगा, मैं उस डेकी सुगी को पकड़ के दूर फेंक दूंगा। पर नोबिता तू मेरा सच्चा दोस्त है, था और हमेशा रहेगा। क्यों बिग बॉस? आगे देखिए इन दोनों की आवाजों में से किसकी आवाज इंटरनेट पर छा जाती है। बिग बॉस जरा टाइम तो बताओ, मेरे को एक्शन का भी देखना है। शाम 6:30 बजे। अरे थैंक यू बिग बॉस, मेरा एक्शन का भी नारा होगा, लेकिन मेरी मॉम को प्लीज मत बताना कि मैंने आपके साथ इतनी सारी मस्ती की, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगी और मुझे बैगन का भरता भी खिलाएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, बैगन का भरता तो मुझे खाना पड़ेगा बिग बॉस। अरे तो तुमको जो खाना है तुम खाओ, यहाँ से निकलो, समझे कि नहीं? तो देखिए, ये तो थी एक खट्टी मीठी बातचीत जो आपने पूरी इतनी लंबी देखी और यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक का सफर तय कर लिया, तो ऑब्वियसली आपको भी पसंद आई हुई। सर कैसा लगा बातचीत करके? कमाल, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। और नए नगीनों से भी आपने मिला दिया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।